नमस्कार विद्यार्थी, मैं हूं कपिल दुबे और आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को समझने का प्रयास किया था। उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे उनको हमने समझा था, तो जल्दी से उन पॉइंट्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा समझी थी। तो परिभाषा क्या थी कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो वस्तुओं और सेवाओं से की जाती है। तो एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? वस्तुओं और सेवाओं से। फिर हमने इसके इतिहास को समझने का प्रयास किया था कि जब ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का शासन था, तब राष्ट्रीय आय का जो आकलन था या उसका जो अनुमान था, उसका पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इन्होंने किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने 1867-68 के लिए प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो 1947 के बाद वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालेनोवस और 2 अन्य सदस्य थे डॉक्टर आर गॉडगिल और वी राव। फिर इन लोगों ने 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट में इन्होंने वर्ष 1949 के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन किया, जो कि इन्होंने बताया 8,650 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान था वो लगभग 220 रुपए था। अब राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर वर्ष 1950 में एनएसएसओ की स्थापना की गई और वहीं वर्ष 1951 में सीएसओ की स्थापना की गई। अब इसके बाद हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना की जाती है वस्तुओं और सेवाओं से। तो हमने सबसे पहले समझा था वस्तुएं क्या होती हैं। तो हमने वस्तुओं की परिभाषा देखी थी कि वस्तुएं भौतिक रूप से उपलब्ध होती हैं, इनका उत्पादन किया जा सकता है और इनका संग्रहण या इनका संचय, स्टोर या भंडारण किया जा सकता है। तो वस्तुओं के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके आसपास चारों तरफ वस्तुओं के एग्जाम्पल, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये भी एक वस्तु है। फिर हमने बोला था आर्थिक वस्तुएं, तो वो वस्तुएं जिनका बाजार में मूल्य होता है वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। फिर यहीं पर हमने सेवाओं को समझने का प्रयास किया था कि ये भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं, अदृश्य होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं। इनका उत्पादन उपभोग, उनके उत्पादन के समय ही इनका उपभोग कर लिया जाता है, इनका स्टोर या इनका भंडारण नहीं किया जा सकता है। तो जैसे हमने बोला था शिक्षा सेवा है, चिकित्सा सेवा है, रेस्टोरेंट सेवा है, स्पा सेवा है, तो ये बहुत सारी सेवाएं थी। फिर हमने यहीं पर सामान्य मांग का नियम देखा था। तो हमने बोला था कि मूल्य जो होता है वो मांग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी आती है या मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। ये हमने समझा था, ठीक है। तो मूल्य जो होगा यानी प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड होगी, ये हमने यहाँ पर बात समझी थी। फिर हमने यहाँ पर वस्तुओं के प्रकार देखे थे कि वस्तुएं 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमने सामान्य वस्तुओं की बात करी थी। वो वस्तुएं जो सामान्य मांग के नियम का पालन करती हैं सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा था निजी वस्तुएं, वो वस्तुएं जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक होता है, निजी वस्तुएं कहलाती हैं। तीसरे नंबर पर देखा था सार्वजनिक वस्तुएं, वो वस्तुएं जिन पर सारे समाज का अधिकार होता है, वो सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। फिर हमने देखा था निम्न स्तरीय वस्तुएं यानी ग्रिफिन गुड्स, ये आय सामान्य मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं, आय के प्रतिरूप कार्य करती हैं, यानी जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हमने दिया था चाइनीज मोबाइल फोन, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया। पहले चाइनीज़ फ़ोन कोई खरीदता नहीं था, जैसे इनके मूल्य में वृद्धि कर दी गई, ब्रांड का नाम दे दिया गया और आज चाइनीज़ मोबाइल का जो है इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी घटिया वस्तुएं, ये भी मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे ही व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, घटिया वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। जैसे पहले व्यक्ति बीड़ी पी रहा था, आय में वृद्धि होने के बाद वो फिल्टर वाली सिगरेट पीने लगता है। फिर हमने देखा था श्वेत वस्तुएं, लग्जरी गुड्स या श्रेष्ठ वस्तुएं, ये भी सामान्य मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं। जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो श्वेत वस्तुएं या लग्जरी गुड्स, लग्जरी आइटम या श्रेष्ठ वस्तुओं के मांग में क्या आ जाती है? वृद्धि होती है। जैसे कोई टाइटन की घड़ी पहन रहा है, जैसे ही उसके पास आय बढ़ी और वो महंगी वाली घड़ी पहनने लगा, रोलेक्स पहनने लगा, फॉसिल पहनने लगा या जी शॉक पहनने लगा, कोई भी महंगा आइटम जो है वो खरीदने लगा। पहले नॉर्मल सी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखता था, नॉर्मल कलर टीवी था, आज वो प्लाज्मा टीवी खरीद के ले आया, तो ये लग्जरी आइटम
आइटम थे। तो यहाँ पर हमने इन बेसिक पॉइंट्स को समझने का प्रयास किया था। अब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, तो जैसे हमने देखा था कि दादा भाई नौरोजी ने जब पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करी तो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी, और प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 20 रुपये। तो आज की इस क्लास में हम प्रति व्यक्ति आय को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रति व्यक्ति आय, जिसे बोला जाता है पर कैपिटल इनकम। ठीक है, तो अब प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, तो अब प्रति व्यक्ति आय जो है वो देश में निकाली जाएगी। तो देश की कुल जनसंख्या और उस कुल जनसंख्या में जितने भी लोग रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रति वर्ष एवरेज इनकम कितनी है, औसत आय कितनी है, वही क्या कहलाती है, पर कैपिटल इनकम। इसको लिख के समझते हैं कि क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की प्रति वर्ष औसत आय या आमदनी से होता है। इसे एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं कि किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की प्रति वर्ष औसत आय क्या है। तो जैसे हम समझ लेते हैं कि भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। भारत की जो जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। ठीक है, और अगर हम देखें तो भारत की जो भी कुल आय, उस कुल आय में हम किसका भाग दे देंगे, कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे, तो हर व्यक्ति की कमाई निकल आएगी। तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति एक वर्ष में कितना पैसा कमाता है, कितनी एवरेज उसकी इनकम है, इसी को ही क्या बोला जाता है, प्रति व्यक्ति आय। अब इसको देखो, फॉर्मूले से देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र है यहां पर हम लिख देते हैं, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय या देश की कुल जनसंख्या बट देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। तो देश की कुल आय में अगर हम देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति की एवरेज एक साल की क्या निकल आएगी, आमदनी निकल आएगी, और इससे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि देश की कुल आय और कुल जनसंख्या का विभाजन करने पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, या इसको ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो देश की कुल जनसंख्या और यहां पर हमने क्या लिखा, देश की कुल आय। तो देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या के हमने क्या किया, विभाजन कर दिया, भाग दे दिया, तो क्या निकल आएगी, प्रति व्यक्ति आय। और दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 20 रुपए। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय समिति ने वर्ष 1949 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 220 रुपए बताई थी। तो कुछ इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय निकाली गई होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रति व्यक्ति आय जब निकाली जाती है तो इसमें जो जनसंख्या है वो कब की ली जाती है, मध्य वर्ष की ली जाती है। इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और यहां पर पॉपुलेशन हम किसकी ले रहे हैं, मिड ईयर की ले रहे हैं, यानी कि मध्य वर्ष की।
अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो मिड ईयर की ले रहे हैं या जनसंख्या मध्य वर्ष की ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या जो है कोई स्थायी नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती रहती है। भारत की जनसंख्या हमेशा बढ़ रही है, हर देश की जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो ये वेरिएबल होती रहती है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहती है। अब ये बढ़ती रहती है तो इसमें जो औसतन वृद्धि हो रही है उस औसतन वृद्धि के हिसाब से जनसंख्या ली जाती है, और जनसंख्या हम कब की लेते हैं? मध्य वर्ष की। तो ये ध्यान देने वाली एक बात है कि जनसंख्या जो ली जाएगी वो कब की ली जाएगी? मध्य वर्ष की। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय जो है देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का विभाजन करने पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। इसका मतलब है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति हर वर्ष कितना औसत पैसा कमा रहा है, उसकी औसत आमदनी क्या है, इसको क्या बोला जाता है? प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो उसमें पर कैपिटल इनकम का भी उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसके आगे बढ़ते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय ठीक है, यहां देखते हैं। अब जो प्रति व्यक्ति आय है ये आंकड़ों पर आधारित होती है, ठीक है। आप किस पे आधारित होती है? आंकड़ों पर। और यहीं पर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े NSSO एकत्रित करता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो अर्थव्यवस्था में एक संकेतक प्रति व्यक्ति आय, इंडिकेटर है। प्रति व्यक्ति आय किस पर आधारित है? आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़े जो हैं वो किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO आंकड़े एकत्रित करता है। अब हम यहाँ पर देखें तो जो NSSO है ये दो प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है। तो ये कितने प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है? दो प्रकार के। अब यहां पर हम देख लेते हैं। एक आ जाएगा आपका एक वर्षीय आंकड़े, ठीक है। तो कौन से आंकड़े एकत्रित करेगा? एक वर्षीय। दूसरे करेगा पंचवर्षीय आंकड़े, ठीक है। अब यहां पर हमने एक शब्द लिखा है NSSO। अब हम किस पे चर्चा करेंगे? NSSO पे। उसके पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो आंकड़ों पर आधारित होती है, और अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO। अब NSSO दो प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है। एक कौन से? एक वर्षीय आंकड़े, और दूसरे कौन से? पंचवर्षीय आंकड़े। अब आगे बढ़ने के पहले हमें यह समझना अनिवार्य है कि NSSO और CSO ये दो शब्द अभी आने वाले हैं, ये है क्या? तो पहले NSSO को समझ लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर हम NSSO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या हिंदी में हम इसे बोलें तो इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय आय समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? PC महालिनोवस। तो राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर वर्ष 1950 में NSSO की
एनएसएसओ की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये आपको याद रखना है कि कब इसकी स्थापना की गई, 1950 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रीय आय समिति, और राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली में। ये भी महत्वपूर्ण है। तो एनएसएसओ का फुल फॉर्म देख लिया, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर, दिल्ली में। अब वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एनएसएसओ की, तो नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय यानी कि ऑफिस के नाम से इसे वर्तमान में जाना जाता है। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन आता है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो ये किसके अधीन है, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। अब इसका काम क्या है, तो यहाँ पर अगर हम इसके कार्य की बात करें तो हमने क्या बोला था अभी कि ये अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े क्या करता है, एकत्रित करता है। अब ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है। कौन कौन से, जैसे अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक आंकड़े ये एकत्रित करता है। फिर ये कृषि यानी कि एग्रीकल्चर संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है। फिर ये औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल आंकड़े एकत्रित करता है। फिर खुदरा कीमतों, रिटेल प्राइस के बारे में कीमतों से संबंधित आंकड़ों का आकलन करता है। तो ये हमने अभी किसकी बात कर ली, एनएसएसओ की। अब यहां पर देख लेते हैं फिर से। तो एनएसएसओ इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, इनकी सिफारिश पर वर्ष 1950 में एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई, जिसका वर्तमान में मुख्यालय दिल्ली में है। इसे वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नाम से जाना जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है और यह वर्तमान में अगर हम देखें तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। अब ये अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है दो प्रकार के, एक वर्षीय और पंचवर्षीय। अब कौन कौन से आंकड़े एकत्रित करता है, तो सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, खुदरा कीमतों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किसका है, एनएसएसओ का। अब यहां पर हमारे पास दूसरा जो है वो है सीएसओ। अब सीएसओ को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सीएसओ की अगर हम बात करें, सेंट्रल स्टैटिकल या स्टैटिक्स ऑफिस इसे हम बोलते हैं, हिंदी में इसे बोला जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसकी स्थापना जो हुई वो वर्ष 1951 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन
क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। अब ये अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट नेस के नाम से जारी करता है। किसके नाम से? यहां पर लिखी देते हैं, नेस के नाम से जारी करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, लिखी देते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो नेस यानी राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी के नाम से ये जारी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो CSO जो है NSSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, CSO NSSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर संकेतों का आकलन करती है। ठीक है, तो किसका आकलन करती? संकेतकों का यानी इंडिकेटर्स का आकलन करती है। कौन कौन से? तो इसमें से जो प्रमुख हैं वो हम लिख देते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। दूसरा कौन सा है? गरीबी। तीसरा हमारा कौन सा है? बेरोजगारी। ठीक, तो ये आपको याद रखने कि ये जो संकेतक हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये कौन जारी करती? CSO। लेकिन ये किस पर आधारित होते हैं? जो आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO जारी करता है। अब यहाँ पर हमने जैसे बहुत सारे ये संकेतक लिखे। इन संकेतकों का जो आकलन होता है ये दो पद्धतियों के आधार पर होता है। इनकी गणना चालू मूल्य पर की जाती है और किस पे की जाती है? स्थिर मूल्य पर की जाती है। तो अब उनको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSO, इसकी स्थापना राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर वर्ष 1951 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट नेस यानी राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी नाम से जारी करता है। CSO NSSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर विभिन्न संकेतकों का आकलन करती है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, गरीबी और बेरोजगारी। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो संकेतक हैं, संकेतकों का आकलन दो पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो जो संकेतकों का आकलन है वो दो पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। अब पहली हमारी पद्धति कौन सी है? चालू मूल्य पर। ठीक, क्या बोलते हैं? चालू मूल्य पर। और जो दूसरी पद्धति है वो है स्थिर मूल्य पर। ठीक है, तो एक कौन सा आता है? करेंट प्राइस पे आता है और एक आता है कांस्टेंट प्राइस पे। तो करेंट प्राइस पे और दूसरा कौन सा है? कांस्टेंट यानी कि स्थिर मूल्य पर। अब यहां पर हम देखते हैं कि आखिर ये चालू मूल्य पर जो गणना की जाती है इसका क्या मतलब है। तो यहीं पर देख लेते हैं, इसलिए मैंने साइड में लिखा है कि उत्पादित वस्तुओं का उसी वर्ष के या उत्पादित वस्तुओं को उसी वर्ष के मूल्य पर गणना करना क्या कहलाता है? चालू मूल्य पर गणना करना कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो इसी वर्ष इस पेन का प्रोडक्शन हुआ।
अब इस वर्ष इस पेन की कीमत कितनी चल रही, 10 रुपये। तो उसी 10 रुपये के आधार पर इस पेन की गणना, उत्पादित वस्तुओं की गणना की जानी, वो क्या कहलाती, चालू मूल्य यानी करंट प्राइस, कि जो उस वर्ष की प्राइस चल रही उसी प्राइस पर अगर हम उस समय जो प्रोडक्शन हुआ है, कोई भी गुड्स बना है, उसकी अगर हम गणना करें तो वो क्या कहलाती, चालू मूल्य पर गणना कहलाती। लेकिन चालू मूल्य पर जो गणना की जाती है ये सही नहीं होती, इसे सही नहीं माना जाता है। सही क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर ये पेन पहले 5 रुपए का आता था और इस वर्ष इसकी कीमत कितनी हो गई है, 6 रुपए। अब प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है लेकिन कीमत बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन आ गया। तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो कम हुआ है, लेकिन वृद्धि कैसी दिखाई देगी, ज़्यादा। तो अगर हम देखें तो बढ़ते मूल्य पर वृद्धि दर वास्तविक वृद्धि दर से अधिक प्रतीत होती है, इसलिए चालू मूल्य पर गणना करना सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हमने बोला कि उत्पादित वस्तुओं का उसी वर्ष के मूल्य पर गणना करना क्या कहलाता है, चालू मूल्य पर गणना करना कहलाता है। लेकिन चालू मूल्य पर गणना करने को सही नहीं माना जाता है, क्योंकि बढ़ते मूल्य पर वृद्धि दर जो होती है वो वास्तविक वृद्धि दर से कैसी आती है, अधिक प्रतीत होती है। तो अब इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय जो है या इसका समाधान, तो इसका समाधान अगर हम देखें तो वो क्या है, स्थिर मूल्य पर गणना करना है। ठीक, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, स्थिर मूल्य पर जो गणना की जाएगी वो कैसी आएगी, सही। तो चालू मूल्य पर गणना गलत आती है, इसलिए इसका जो समाधान है वो किसको माना गया, स्थिर मूल्य पर गणना करने को इसका समाधान माना गया है। अब स्थिर मूल्य अगर हम समझे तो स्थिर मूल्य क्या है, ठीक है। तो स्थिर मूल्य की अगर हम देखें तो इसमें या इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति में अलग अलग मूल्य ना चुनकर एक निर्धारित वर्ष के मूल्य पर गणना की जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि एक निर्धारित वर्ष के, हमने एक वर्ष निर्धारित कर लेते हैं और उस निर्धारित वर्ष के मूल्य पर हम वस्तुओं की क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब जो निर्धारित वर्ष है, इस निर्धारित वर्ष को बेस ईयर या आधार वर्ष कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आधार वर्ष कहते हैं। अब हम यहां पर ही समझ लेते हैं कि आधार वर्ष है क्या। तो यहीं पर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, आधार वर्ष या बेस ईयर। ठीक है, तो आधार वर्ष जो होता है वो एक सामान्य वर्ष होता है। तो आधार वर्ष क्या होता है, एक सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका आर्थिक रूप से सामान्य होना अनिवार्य है। तो इसका आर्थिक रूप से सामान्य होना कैसा है, अनिवार्य है। अर्थात इस वर्ष अर्थव्यवस्था में कोई गहरा संकट ना रहा हो या अर्थव्यवस्था बाढ़, भूकंप, महामारी या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त ना हो। ठीक है, तो इसको हम समझें, बेस ईयर की हम बात करें तो बेस ईयर एक सामान्य वर्ष होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है।
इसका अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से सामान्य होना कैसा है, अनिवार्य है। यानी कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना आया हो, ना हमारे देश में ना वैश्विक स्तर पर, ठीक है, अर्थव्यवस्था में कोई भी संकट या कोई भी क्राइसिस ना रहा हो, या हमारी अर्थव्यवस्था में बाढ़, भूकंप या महामारी या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा ना आई हो, या हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इन किसी में से कोई भी, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त ना रही हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बेस ईयर कहलाता है। तो आधार वर्ष आपने समझ लिया। और हमने इसके पहले आपको क्या समझाया कि संकेतकों का आकलन जो होता है वो दो पद्धतियों पर किया जाता है, एक चालू मूल्य पर और एक स्थिर मूल्य पर। तो चालू मूल्य मतलब उत्पादित वस्तु का उसी वर्ष के मूल्य पर गणना करना, आकलन करना, क्या कहलाता है, चालू मूल्य। स्थिर मूल्य यानी हम इसमें अलग अलग मूल्य ना लेंगे, किसी एक वर्ष को हम चुन लेंगे, निर्धारित वर्ष के मूल्य पर हम क्या करेंगे, उसके मूल्य की गणना करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्थिर मूल्य। और स्थिर मूल्य में जो निर्धारित वर्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष। और आधार वर्ष का सामान्य होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आधार वर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जो हमने अभी समझा है स्थिर मूल्य और चालू मूल्य, इसको अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे कि क्यों चालू मूल्य पर गणना करना सही नहीं माना जाता है, या वृद्धि जो होती है वो वास्तविक वृद्धि दर से अधिक प्रतीत होती है, वो कैसे, तो इसको अभी हम उदाहरण से भी समझेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो हमने आधार वर्ष लिखा कि आधार वर्ष का सामान्य होना कैसा है, अनिवार्य है। तो अभी तक कुल कितने आधार वर्ष हो चुके हैं, तो कुल 8 जो है वो आधार वर्ष, 8 वर्ष जो है वो किसके रूप में चुने जा चुके हैं, आधार वर्ष के रूप में चुने जा चुके हैं। अब इनको हम लिख लेते हैं, 1950 51, 1960 और 61, 1970 71, 1980 81। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम हर 10 वर्ष में आधार वर्ष ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1990 91 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 1992 93, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आधार वर्ष लिया है, कौन सा, 1992 और 93। क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप लोग जाने तो 1990 91 में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट में थी, ठीक है। तो जब भी अर्थव्यवस्था गहरे संकट से जूझ रही होगी तो उस वर्ष को हम सामान्य वर्ष नहीं मानेंगे और वो आधार वर्ष के रूप में काउंट नहीं होगा। अब 1992 93 के बाद 1999 2000, फिर हमने लिया 2004 2005 और 2011 2012। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कुल कितने आधार वर्ष बनाए जा चुके हैं, 8। 1950 51, 60 61, 70 71, 80 81, 92 93 99 2000 2004 2005 2011 2012। अब हमने यहाँ पर लिखा था कि जो CSO है ये राष्ट्रीय आय का क्या करती है, आकलन करती है। और राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है वो आधार वर्ष को मानकर किया जाता है स्थिर मूल्य के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी जो हमारा वर्तमान में आधार वर्ष है वो कौन सा है, 2011 2012। इसके पहले कौन सा था, 2004 2005 था, जिसे अभी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा वर्तमान में चेंज करके कितना कर दिया गया, 2011 12। तो अगर अभी कोई पूछे कि जो अभी आंकड़े जारी किए जाते हैं तो कौन सा आधार वर्ष है, तो आपको आंसर देना है 2011 और 2012। तो ये आपको याद रखना है। हमने किसकी चर्चा कर ली, आधार वर्ष की, कि 8 आधार वर्ष हैं लिए जा चुके हैं और वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहे हैं वो 2011 और 12 चल रहा है, ठीक है। अब हमने अभी बोला था कि चालू मूल्य पर जो गणना की जाती है उसका आकलन जो होता है वो सही नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं वास्तविक वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर प्रतीत होती है। जबकि स्थिर मूल्य पर गणना करना कैसा होता है, सही होता है। उसको हम समझ लेते हैं विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अभी हम चालू मूल्य पर गणना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ष ले लेंगे, फिर मात्रा ले लेंगे, मात्रा के बाद मूल्य आ जाएगा और मूल्य के बाद क्या आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो 2005 में मान लेते हैं गेहूं का जो उत्पादन है वो कितना उत्पादन हुआ, 100 किलोग्राम। और इस वर्ष
जो मूल्य पर केजी है वो कितना है, 50 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना मान लिया कि जो मूल्य है पर केजी के हिसाब से कितना है, 50 रुपये है। तो अगर हम कुल मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। अब यहीं पर हम देखें, अगले ही वर्ष की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम करंट प्राइस पे निकालेंगे। तो 2006 में जो गेहूं का उत्पादन है वो बढ़कर कितना हो गया है, 150 किलोग्राम हो गया है। और इस समय जो गेहूं का रेट है वो कितना हो गया है, 60 रुपये पर केजी हो गया है। तो अगर हम इस वर्ष निकालें तो कुल मूल्य कितना आ जाएगा, 9000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझिए। अब ये हमने अभी चालू मूल्य की बात करी, अब हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, स्थिर मूल्य की बात करते हैं, स्थिर मूल्य पर गणना। ठीक है, अब स्थिर मूल्य पर अगर हम गणना करें तो वर्ष 2005 2006 ले लेते हैं। मात्रा यहाँ पर कितनी थी, 100 किलोग्राम, यहाँ पर कितनी है, 150 किलोग्राम। यहाँ पर हमने मूल्य कितना लिया था, 50। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, स्थिर मूल्य पर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो निर्धारित वर्ष है वो कितना लिया है, 2005 लिया है। तो यहाँ पर मूल्य कितना आ जाएगा, 50 रुपये ही आएगा। अब यहाँ पर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 5000, और यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7500। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 5000 से ये बढ़कर कितना हो गया, 9000, यानी लगभग 4000 रुपये की वृद्धि हुई। और अगर हम 4000 रुपये की वृद्धि निकालेंगे तो ये वृद्धि हुई है लगभग 80%। ठीक है, लेकिन अगर हम वास्तव में यहाँ पर वृद्धि देखें तो वृद्धि कितनी हुई है, 50% ही वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन कितना था, 50 किलोग्राम, इस वर्ष कितना है, 150 किलोग्राम। तो वृद्धि कितनी हुई है, 50%। लेकिन हमने गणना किस पे करी, चालू मूल्य पर। तो पुराने साल रेट कितना था, 50 वर्ष था, 50 रुपये था, इस साल रेट कितना हो गया, बढ़कर 60 रुपये हो गया। तो जो हमने वृद्धि यहाँ पर देखी तो वो कितनी आ गई, 80%। तो जो हमने बात कही थी कि बढ़ते मूल्य पर वृद्धि दर जो होती है वो वास्तविक वृद्धि, यहाँ पे 50% जो वास्तविक वृद्धि है उससे अधिक प्रतीत होती है। तो 50% से बढ़ के कितनी दिखाई दे रही है, 80% दिखाई दे रही है। तो हमने बोला था कि वास्तविक वृद्धि दर से कैसी प्रतीत होती है, अधिक। लेकिन स्थिर मूल्य पर गणना करने पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वृद्धि अगर हम देखें तो कितनी है, 50%। अब हमने कांस्टेंट प्राइस कितनी ली है, 50 ली है। और यहाँ पर अगर हम वृद्धि देखें तो वृद्धि कितनी की हुई, 2500। यानी अगर हम 5000 का आधा निकालें, 2500 हो गया। यानी कितने की वृद्धि हुई, 50% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 50% की वृद्धि थी और यहाँ पर भी कितने की शो हो रही है, 50% की। तो स्थिर मूल्य पर अगर हम गणना करें तो वृद्धि, जो एक्चुअल वृद्धि वही प्रतीत होती है। लेकिन अगर हम चालू मूल्य पर गणना करें, हमने चालू मूल्य ले लिया, अभी चालू मूल्य कितना हो गया था, 60। तो वृद्धि दर वास्तविक वृद्धि दर से अधिक प्रतीत होती है। तो 50% की एक्चुअल में वृद्धि, लेकिन कितनी प्रतीत हो रही, 80% वृद्धि हो रही है। तो ये हमने एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का प्रयास किया। अब राष्ट्रीय आय के इस चैप्टर में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसमें हम प्रोडक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, उत्पादन की प्रक्रिया को हम समझेंगे, जो प्राइमरी फैक्टर है, सेकेंडरी फैक्टर है, इनको समझेंगे, जो पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जो हमारी उपभोक्ता वस्तुएं, उनको समझेंगे, और कुछ अन्य फैक्टर जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।